हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। इससे पहले हमने देख लिया था ये जो लैंडमार्क वगैरह के बारे में, डार्विन के बारे में। तो अभी इस पैरा से देखने वाले हैं। इसमें कह रही है एनसीईआरटी कि इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, कि आखिर इवोल्यूशन जैव विकास है क्या? ये एक प्रक्रिया है या प्रक्रियाओं का एक तरीके से प्रक्रिया का कोई परिणाम है, प्रक्रिया का रिजल्ट है? अपने आप में ये एक प्रक्रिया है या फिर प्रक्रिया का रिजल्ट है? क्या है आखिर जैव विकास? तो इसी के बारे में डिस्कशन ये कर रहे हैं इस पैरा में। द वर्ल्ड वी सी, जो संसार जो है ना पूरा देखना, बहुत समझना कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत अच्छे से समझना। मैंने बहुत सिंपल कर दिया वैसे। द वर्ल्ड वी सी, जो संसार जो है ना हम देखते हैं, इन एनिमेट एंड एनिमेट, इसमें क्या देखते हैं हम? निर्जीव चीज़ें भी देखते हैं, नॉन लिविंग भी देखते हैं और लिविंग भी देखते हैं। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। वो आखिर है क्या? जैव विकास की जो एक सक्सेस स्टोरी, सफल कहानी है, सफल कहानियाँ ही तो हैं ये सब। निर्जीव चीज़ें, जैसे यही निर्जीव चीज़ें, पहाड़ वगैरह हो गए, ठीक है, स्टोन्स वगैरह, ये पत्थर वगैरह हो गए, बालू के टीले वगैरह हो गए, ठीक है, तो नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं। इन एनिमेट, नॉन लिविंग, और लिविंग तो पेड़ पौधे वगैरह, जंतु जानवर, पशु पक्षी सब वगैरह, ये सब देखते हैं। तो ये सब क्या है? जैव विकास की एक सक्सेसफुल कहानियाँ ही तो हैं। ठीक है, क्योंकि जब जैव विकास हुआ है, धीमे 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 इवॉल्व होती चली गई चीज़ें, विकास होता चला गया। जैसे हम इंसान को ही देख लो, इंसान को ही जब देखते हैं तो इंसान ऐसा थोड़ी था पहले, ठीक है। तो जैव विकास का ही तो एक सफल कहानी ही तो है, तभी तो ऐसा आकर के बना फाइनली। व्हेन एंड वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कह रहे हैं कि जब हम इस संसार की कहानी को डिस्क्राइब करते हैं तो वी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक्चुअली में इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। तो देखो यही क्वेश्चन बनना स्टार्ट। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यदि हम संसार की कहानी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तब इवोल्यूशन क्या है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। कब? जब संसार की कहानी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, संसार की कहानी, ठीक है, वर्ल्ड की स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो क्या है? इवोल्यूशन जैव विकास एक प्रोसेस है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर वैन भी डिस्क्राइब करते हैं द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अगर हम जो है पृथ्वी पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साहब जीवन की क्या कहानी है, तो वे ट्रीट करते हैं एवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। और तब हम एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का परिणाम, कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और इसी बात को बोल देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आया? अगर जीवन, अब संसार की कहानी है तो बोलना प्रोसेस है, और पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, अरे भाई जीवन जो बना होगा तो प्रो एवोल्यूशन होता रहा होगा, तो होता रहा होगा, उसका एक क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का एक प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की चली होंगी, उसका रिजल्ट ही तो हुआ होगा, तभी तो जीवन बना होगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन की कहानी की बात की जाए अगर, तो वो प्रक्रियाओं का रिजल्ट है, ठीक है, जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक। और अगर संसार की कहानी की जाए, संसार का कहानी का मतलब है कि अभी जीवन नहीं बना है, प्लानेट वगैरह ये सब चीज़ें बनी हैं, सैटेलाइट वगैरह, अभी जीवन नहीं बना है, लाइफ नहीं आई है अर्थ पर, तो एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो आगे, देखो कैसे बोल रहे हैं ये, आगे बोल रहे हैं वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि सच बात तो ये है कि अब भी हम जो है इस बात के बारे में पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन, वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि हम एवोल्यूशन को और नेचुरल सिलेक्शन को एज ए प्रोसेस माने या फिर एंड रिजल्ट ऑफ द अननोन प्रोसेस, या फिर प्रोसेस का रिजल्ट माने। इनके कहने का ये मतलब है कि अगर हमसे कोई एब्सोल्युटली पूछे कि नहीं, हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं कि हम जीवन की संसार की कहानी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर पृथ्वी पर जीवन की कहानी के बारे में के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि इवोल्यूशन है क्या। तो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम सर्टेन हैं ही नहीं कि ये एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का रिजल्ट है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए
कि अगर हम वर्ल्ड की स्टोरी, संसार की कहानी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब एवोल्यूशन को क्या माना गया है? तो प्रोसेस माना गया है, प्रक्रिया माना गया है। और पृथ्वी पर जीवन की कहानी मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब बने हैं, लाइव बनी है, तो वो क्या है? वो प्रोसेस का रिजल्ट है। तब आंसर ऐसे देना, ठीक है। मतलब एब्सोल्युटली पूछा जाए तो हम इसका आंसर अब भी नहीं दे सकते, ये एनसीईआरटी खुद कहती है, ठीक है भाई। मैंने लिख ली दिया, दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पूछे तो इस तरह से सर्टेन नहीं है अभी, ठीक है। सिंपल सी कहानी बात है। संसार की कहानी तो प्रोसेस, और धरती पर जीवन की कहानी तो प्रोसेस का, दोबारा देख लो, संसार की कहानी तो प्रोसेस और धरती पर जीवन की कहानी तो क्या है? प्रोसेस का रिजल्ट। एंड प्रोसेस के रिजल्ट को ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ द थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। ये संभव है कि थॉमस माल्थस जो थे पॉपुलेशन पे अपना एक वर्क कर रहे थे, तो उसने जो है ना डार्विन को क्या किया? डार्विन को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, मतलब इससे खुश हुए थे डार्विन। किससे? थॉमस माल्थस जो काम कर रहे थे जनसंख्या पर, उससे। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। नेचुरल सिलेक्शन कुछ ही ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, विचार फैक्चुअल, जो कि तथ्यात्मक होती है, मतलब तथ्यात्मक होती है, फैक्चुअल होती हैं, जो फैक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो, उसको ध्यान रखने के लिए मैंने किया है। टीम, टीम मतलब टीएम मतलब थॉमस माल्थस टीम। टीम ने डार्विन को प्रभावित किया, ऐसे ध्यान रखें कि टीम ने डार्विन को प्रभावित किया। और ऐसे ध्यान से रख सकते हैं कि डार्विन जो थे क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, ठीक है। तो क्रिकेट टीम ने बहुत प्रभावित किया, टीम ने बहुत प्रभावित किया, याद रख सकते हैं इसे। किसने प्रभावित किया? साइंटिस्ट का नाम अलग देगा, थॉमस माल्थस, अल्फ्रेड वेलेस थे, इस तरीके तमाम तरीके। थॉमस माल्थस ने क्या किया? प्रभावित किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, थॉमस माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिया था, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन पर काम कर रहे हैं तो जनसंख्या का सिद्धांत देंगे, जनसंख्या पर काम कर रहे हैं तो जनसंख्या का सिद्धांत दे दिया, जनसंख्या का प्रिंसिपल दे दिया, बात खत्म, ठीक है। ये कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सर्टन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझे। नंबर 1 क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पहली बात क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, जो कि सत्य है। उसमें पहली बात ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। हम जानते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें रिसोर्स प्रदान करे गए हैं वो लिमिटेड ही तो हैं। तो पॉपुलेशन, दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन आर स्टेबल इन। देखो, एनसीईआरटी पॉइंट वाइज बना के नहीं देती है, तो टीचर का काम होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो दरअसल ऐसे करके आप ध्यान रखें। यहाँ तक हो गया। पहला क्या था फॉर एग्जाम्पल की नेचुरल रिसोर्स जो है लिमिटेड है। दूसरा ये कि पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, कि पॉपुलेशन जो होती है ना साइज में स्टेबल होती है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। अगर हम सीजनल में जो फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होता है उसको अगर ध्यान में न रखें, उसको छोड़ करके, तो पॉपुलेशन स्टेबल ही होती है साइज में। तीसरी बात है मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन करैक्टरिस्टिक, कि जनसंख्या के जो वेरी इन करैक्टरिस्टिक, कि जनसंख्या के जो मेंबर हैं, मतलब मेंबर ऑफ पॉपुलेशन की भी जनसंख्या के सदस्य जो है वो वेरी बदलते रहते हैं इन लक्षणों में बदलते रहते हैं। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। हम जानते ही हैं कोई भी दो इंडिविजुअल भी ऐसे नहीं है जो कि बिल्कुल एक तरह हों, तो ये भी जो है बदलते रहते हैं, ठीक। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाहर से देखने पर सेम लगे। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड। और चौथी बात क्या थी कि ज़्यादातर वेरिएशन जो है इनहेरिटेड होते हैं। अब ज़्यादातर का मतलब इनका वही था एडेप्टिव वाले, जो हम एडेप्ट कर सकते हैं क्योंकि एक तरीके से पहले डार्विन ही यही भी तो बोल चुके हैं ना कि एडेप्टिव वाले जो होते हैं वेरिएशन वो इनहेरिट होते हैं, एडेप्टेबिलिटी जो होती है इनहेरिटेड होती है। अब यहाँ ये कह रहे हैं ज़्यादातर, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर एडेप्ट कर लेते हैं चीज़ें, तो ज़्यादातर जो एडेप्ट वाली होती हैं वो इनहेरिटेड होती है ETC। और भी कुछ दिए लेकिन एनसीईआरटी 4 की जिक्र करती है, दैट इज 4 एब्सोल्यूट। 4 मतलब ऑब्जर्वेशन तो एनसीईआरटी में ही है। तो 4 ऑब्जर्वेशन है जो एग्जाम्पल है कि कुछ ऑब्जर्वेशन देखेगा जो कि फैक्चुअल है
उन्हीं ऑब्जर्वेशन पर आधारित था नेचुरल सिलेक्शन। तो पूछा है नेचुरल सिलेक्शन किस पर आधारित है, तो 4 चीज़ें तो एनसीईआरटी ने दी है। किसके पर आधारित है नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन का, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। दूसरा, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। और मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन करेक्टरिस्टिक, बदलते रहते हैं करेक्टरिस्टिक में। ठीक है। और चौथा था कि ज़्यादातर वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। 4 ही पॉइंट थे। ठीक है। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली, अरे सिंपल सी बात है, पहला तो ऐसे ध्यान रहेगा नेचुरल सिलेक्शन बात करते तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो गया। ठीक है। दूसरा क्या था, पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज सीजन फ्लक्चुएशन को छोड़कर। ठीक है। तीसरा जो है कि कोई भी जो मतलब मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक वेरिएशन करते रहते हैं। चौथा है कि ज़्यादातर वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। ये बात तो डार्विन ने बताई थी। तो पहली और दूसरी बात तो वैसे भी ध्यान रखेगी, बीच बीच की दोनों ध्यान रखना। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। अब ये फैक्ट थियोरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज विल ग्रो करेगी एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली। अगर थियोरेटिकली हम ये सोच लें कि अगर हर कोई, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हर कोई जो है मैक्सिमली ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिप्रोड्यूस करे तो पॉपुलेशन साइज जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। लेकिन दिस फैक्ट जो है ना कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन। लेकिन ये फैक्ट जो है वो वास्तव में देखा जाता है तो वो केवल ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन में ही देखा जाता है। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड। तो वास्तव में देखा जाए तो भैया पॉपुलेशन साइज तो लिमिटेड ही है। मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। बात क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होने लगता है ना। रिसोर्सेज का मतलब जो खाने रहने की हमारी चीज़ें, उनके लिए कंपटीशन होने लगता है आपस में, ये वजह है। ओनली सम सर्वाइव्ड, मतलब उन्होंने बस बैक्टीरिया के लिए कहा कि हाँ इनके केस में कि ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव। अब ये कंपटीशन वाली बात चल रही है पॉपुलेशन साइज की। तो इनमें ये कह रहे हैं कि जब कंपटीशन करते हैं रिसोर्सेज के लिए तो ओनली सम सर्वाइव, उसमें से कुछ सर्वाइव करते हैं एंड ग्रीव, और वृद्धि करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स, मतलब दूसरों से सुपीरियर होकर के। दैट कुड नॉट फ्लोरिश, और दूसरे जो है वो फलते फूलते नहीं हैं, जो कि स्वयं फल फूल नहीं सकते। मतलब दूसरे वालों को कंपटीशन में लोअर कर दिया तभी तो वो उसके कंपेयर में उनके कंपेयर में ज़्यादा जो है ज़्यादा मतलब अच्छे से सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है। दी नोबेलिटी, अरे ऐसे मानो सिंपल सी बात है, जैसे कोई खाने की चीज़ आई, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक डोमिनेंट हो गया, एक ने दूसरे को मार गिराया, तो जो मार गिराया वो तो फलीभूत नहीं हो पाया ना, कुड नॉट फ्लोरिश, वो फ्लोरिश नहीं कर सका, वो कहाँ उसको खा सका, फिर अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाया तो क्या वृद्धि करेगा, तो दूसरे वाले ने वृद्धि कर ली, सिंपल सी बात। द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट, नूतनता और ब्रिलियंट जो है इंसाइट ऑफ डार्विन के इंसाइट में बाज दिस, वो ये थी कि ये ही एसेटेड, उसने दावा किया, किसने, डार्विन ने, कि द वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, कि वो विभिन्नताएँ या वो विविधता, वो अंतर जो हमें नए नए बने वेरिएशन जो हैं, विच आर हेरिटेबल, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर, और जो कि रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को बेटर बनाते हैं, मतलब हम अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। फॉर फ्यू, कुछ के लिए, एडेप्टिव टू हैबिटेट बेटर, वो हैबिटेट में रहने के लिए हमको अच्छी तरीके से अडेप्ट करते हैं। विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस, जो कि हमें योग्य बनाते हैं, इनेबल ओनली दोज, उनको केवल योग्य बनाते हैं, टू रिप्रोड्यूस, जनन करने के लिए, एंड लीव मोर प्रोगोनियो, ज़्यादा ज़्यादा संतान पैदा करने के लिए। इन्हें कहने का मतलब यही है कि वेरिएशन जो कि इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट होकर के वो अच्छे से पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, तो उससे क्या होगा, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज किया तो, अरे ऐसे उसी तरीके से समझ लो, बैक्टीरिया का पिछले वाले लेक्चर में बैक्टीरिया की कॉलोनी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। तो वहाँ जो सर्वाइव कर गए थे कंपोजिशन में, न्यूट्रिएंट मीडियम के कंपोजिशन में चेंज करने के बाद भी,
तो वो क्या होगा उनकी आगे की पीढ़ी जो बनेगी, इसका मतलब है वो रिसोर्स की यूटिलाइज अच्छे से कर पाएंगे। मतलब अगर वेरिएशन भी कर दें तब भी वो इसको यूटिलाइज कर ले जाएंगे, यूटिलाइज कर ले जाएंगे तो क्या होगा, अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे, सर्वाइव करेंगे पहली बात तो, तब रिप्रोड्यूस करेंगे, पहले जिएंगे तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो पहले जिएंगे अच्छे से, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा संतान करेंगे। हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए एक समय के लिए, ओवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन तक, सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोगनी, और जो जीने वाले हैं बहुत सारी संतान पैदा करते रहेंगे। एंड देयर वुड बी ए चेंज इन पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक, और इस तरीके से जनसंख्या के करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएगा। एंड हैंस न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज, और इस प्रकार नए फॉर्म्स बनने लगेंगे। ऐसे होता है ये पूरी प्रोसेस, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे पीछे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया गया था ना, उनमें से जो बी वाले थे लक्षणों में परिवर्तन भी तो देखा गया था ना, क्योंकि पहले तो यही फूड का कंपोजिशन चेंज करने पर मर जाते थे, लेकिन बड़े धीमे धीमे उनमें कुछ चेंज आने लगा, कुछ मतलब जिसमें चेंज आने लगा वो बी वाले थे, कंपटीशन, ठीक है, कंपोजिशन बदल देने पर भी ना मरे, ठीक है, क्योंकि अडेप्ट कर लिया उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए। तो ये यहाँ का देख लिया, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। दैट इज जीवन की कहानी के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो नेचुरल सिलेक्शन भी प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस के रिजल्ट को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जीवन की कहानी के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो नेचुरल सिलेक्शन भी क्या है, एक प्रोसेस का रिजल्ट ही है, ठीक है। ठीक, यहाँ हो गया, ये इतना सब हो गया। देखो ये पिछले वाले लेक्चर से संबंधित, पिछले से पिछले वाले से कह सकते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया था ना कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लासेंटल मैमल ये आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल दिखा रहे थे। तो ये जो था डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में था, डिफरेंट हैबिटेट में थे, लेकिन कंट्री एक ही थे, ऑस्ट्रेलिया में ही थे। तो उस तरीके से मैंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया जैसे, तो बाकी का जो है चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें, पर ध्यान से, जैसे आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया था, दैट इज डिफरेंट हैबिटेट थे। जैसे इंडिया में ही कहाँ राजस्थान और कहाँ कश्मीर, कहने का मतलब राजस्थान कश्मीर को एक तरीके से डिफरेंट हैबिटेट मान लिया है कि राजस्थान में एकदम गर्मी से ज़्यादा पड़ती है, कश्मीर में थोड़ा सा ठंड सी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये इधर उससे संबंधित पूछा जाए कि एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब इन दोनों का कहने का मेरा मतलब ये था जो अभी बात बताई थी। जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया एक ही कंट्री था, वैसे इंडिया कंट्री तो एक ही है ना, लेकिन इसमें जैसे राजस्थान ले लो, कहाँ कश्मीर ले लो, हैबिटेट अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से था केस। ये पूछा जाए कि एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाता है, तो तीनों ही चीज़ें दिखाती हैं। डार्विन फिंचेस भी एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी दिखाते हैं, और प्लासेंटल मैमल भी दिखाते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अपने अपने पर्टिकुलर में तो सभी एडेप्टिव रेडिएशन को दिखा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा आगे वाले इसमें, इससे आगे जो है चलो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। आखिर एवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या थी? तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, इस वेरिएशन की जो है ओरिजिन क्या थी आखिर। एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर, स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नई जाति कैसे बनी आखिर? तो इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड, ये कह रहे हैं वैसे तो मेंडल ने बात की थी ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की,
कि जो वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे फैक्टर के बारे में बात की थी, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, जो कि फिनोटाइप को प्रभावित कर रहा था। डार्विन ने क्या किया फिर, जब इन्होंने इसके बारे में बात की कि सब फैक्टर हैं जो कि फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो इस बात को लिखते हुए क्या किया कि डार्विन ने, चूँकि डार्विन क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी, मतलब एक ही समय के जो साइंटिस्ट होते नहीं है, तो उसमें से अगर लोअर साइंटिस्ट ऐसे जूनियर साइंटिस्ट एक तरीके से कुछ करता है, जूनियर का मतलब इन द सेंस है कि जो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया है, तो उस समय में एकदम डार्विन की तानाशाही चल रही थी। तानाशाही का इन द सेंस का मतलब ज़्यादातर उनकी बात मानी जा रही थी, तो उनके सामने चीज़ों को रखा गया, तो उन्होंने मेंडल की इस बात को या तो इग्नोर कर दिया या फिर बिल्कुल साइलेंट रहे। जब मेंडल ने कहा कि साहब इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं और जो कि फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, तो डार्विन आइदर इग्नोर्ड, या तो डार्विन ने इग्नोर कर दिया दीज ऑब्जर्वेशन को और केप्ट साइलेंस, या फिर चुप रहे, साइलेंट रहे। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, कहने का मतलब 1900 और 1910 के बीच, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, बड़ा नाम है इनका, तो उन्होंने उस हिसाब से, बड़े नाम है इनका तो बड़े नाम की तरह ही सोचा, ठीक है, रॉकी के रियल बड़े नाम की तरह ही तो सोचा, ठीक है। वो मैंने याद करने का तरीका है, रॉकी के बड़े नाम, उसको आप कट भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे भी याद रखने आप। जैसे ये पर्सनल मेरा है कि एक रॉकी नाम का लड़का था, उसका दूसरा जो रियल नाम था वो बहुत बड़ा था, तो की तरह सोचे का मतलब आगे अभी बता दूंगा मैं क्या था। ह्यूगो डी ब्रीज बेस्ट ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज, एक प्लांट था इसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज, शांत प्रिमरोज, उस पर वो काम कर रहे थे। तो ब्राउट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, तो उसी से उन्होंने जो है म्यूटेशन उत्परिवर्तन का एक सिद्धांत लाए। वो उन्होंने कहा कि लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, उन्होंने कहा कि एक जनसंख्या में ना अचानक से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ही बिलीव्ड, अब देखो मैंने क्यों बनाया ये, ह्यूगो डी ब्रीज बड़ा सा नाम है ना, लार्ज डिफरेंस, तो इन्होंने पॉपुलेशन में अचानक से लार्ज डिफरेंस बताए थे, तो लार्ज डिफरेंस किसने बताए थे, ह्यूगो डी ब्रीज। क्योंकि बड़ा नाम मैं कंपेयर टू डार्विन बोल रहा हूँ, क्योंकि डार्विन ने इनके जस्ट अपोजिट बात बोली थी, तो डार्विन नाम ह्यूगो डी ब्रीज के कंपेयर में कम लेटर का छोटा सा नाम है, इनका नाम क्या है, डार्विन कंपेयर में बड़ा है। तो इन्होंने लार्ज डिफरेंसेस की बात की। ही बिलीव, मतलब ह्यूगो डी ब्रीज ने बिलीव, ऐसा विश्वास किया दैट इट इज म्यूटेशन, की भैया ये म्यूटेशन ही होता है विस्कोज इवोल्यूशन का, भैया जो जैव विकास जितना भी आप देख नहीं रहे हैं दुनिया में, जैसे म्यूटेशन से ही हुआ जैव विकास, सीधा सीधा एक लाइन में उन्होंने बोल दिया कि भैया जो म्यूटेशन, जो जैव विकास जितना भी आप देख रहे हैं वो सब म्यूटेशन की वजह से हुआ, उत्परिवर्तन ही हुए हैं, जीन में ही छेड़ाछाड़ी हुई है, बस उसी से होते गए हैं एवोल्यूशन, जैव विकास, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन हेरिटेबल। इन्होंने कहा छोटे मोटे वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होते हैं, जैसा कि डार्विन बता रहे थे, दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, मतलब डार्विन के विरुद्ध बोले, ये इनके बाद आए ह्यूगो डी ब्रीज, डार्विन कर रहे थे कि साहब छोटे छोटे वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं, ऐसा कुछ, तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि डार्विन बोल रहे हैं कि सब माइनर वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज इन्होंने जो है डार्विन ने जो माइनर वेरिएशन वंशागत होने के बारे में बताया था, ये एवोल्यूशन नहीं करता, तो म्यूटेशन करता है एवोल्यूशन, तो इन्होंने ये बोला दैट इज लार्ज वेरिएशन, इन्होंने जो है लार्ज वेरिएशन करता है एवोल्यूशन, ये बोला था। इन्होंने कहा छोटे छोटे वेरिएशन नहीं करते, लार्ज वेरिएशन करते हैं। अब देखो डार्विन छोटा नाम, तो इन्होंने छोटे वेरिएशन की बात की थी, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रीज बड़ा नाम, तो उन्होंने लार्ज डिफरेंस की बात की थी, ऐसे मैं याद रखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप भी ध्यान रखना, भूलोगे ही नहीं कभी, ठीक है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ध्यान रखना म्यूटेशन कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। रैंडम का मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम लाइन से ना लगाएं, एकदम ऑर्डर में ना लगाएं, ऐसे बस फेंक दें, जैसे मान लो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसे लाइन में ना लगा कर कैसे फेंक दिए,
या हम लाइन में रो में ना लग करके भीड़ भीड़ में बस ऐसे उल्टा सीधे हम लग गए तो वो रैंडमली हो गया। डायरेक्शन लेस कोई हमारी डायरेक्शन ही नहीं है। तो रैंडम और डायरेक्शन लेस ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन तो रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस ऐसे रैंडमली होती है। भाई डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल थे एंड डायरेक्शनल। डार्विन वाले जो वेरिएशन थे वो छोटे छोटे थे लेकिन थे डायरेक्शनल, छोटे छोटे और डायरेक्शनल। तो डार्विन के कैसे थे? डायरेक्शनल। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, डी फॉर डार्विन, डी फॉर डायरेक्शनल, बस सिंपल। तो डार्विन के वेरिएशन कैसे थे? डायरेक्शनल थे, डी फॉर डार्विन, डी फॉर डायरेक्शनल। और छोटे थे वो, सो कैसे ध्यान रहेगा कि ह्यूडोब्रिग से कंपेयर में डार्विन का नाम छोटा है, तो छोटे थे इनके वेरिएशन, ऐसे छोटा ध्यान रहेगा। और डी फॉर डार्विन, डी फॉर डायरेक्शनल, डार्विन वाले डायरेक्शनल थे, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। एवोल्यूशन फॉर डार्विन रिवाइज भी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एवोल्यूशन फॉर डार्विन बाज ग्रेजुअल कर लेना रिवाइज, अच्छी बात है, लेकिन आपको लिए फ़ायदा ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवोल्यूशन फॉर डार्विन बाज ग्रेजुअल। डार्विन के लिए जो एवोल्यूशन था वो ये कहते थे कि भाई धीमे धीमे होता है एवोल्यूशन, ठीक है, धीमे धीमे होता है, स्मॉल है, डायरेक्शन है और धीमे धीमे होता है। लेकिन डिब्रीज क्या कहते थे? ह्यूगो डिब्रीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसीज। उन्होंने कहा कि भैया म्यूटेशन आखिर नई जाति बना रहे हैं, कॉज्ड स्पीसीज से न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एंड हैंस, और इसलिए कॉल्ड इट साल्टेशन। तो इन्होंने क्या बोला था? म्यूटेशन, इस बात को, प्रोसेस को साल्टेशन, ह्यूगो डिब्रीज ने। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये ध्यान भी रखना। साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, साल्टेशन से क्लियर कर लेना। साल्टेशन के एस से बना लेना सिंगल स्टेप, ठीक है, एल से बना लेना लार्ज म्यूटेशन, और सन से म्यूटेशन बना लेना, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। उन्होंने ऐसे ध्यान रखा कि एक ही कदम रखा, जैसे कहते नहीं है, ठीक है, कि एक ही कदम रखा और पूरा 12 अवतार में जो है 52 अवतार में, ठीक है, मतलब कहना वहाँ से डिलीट मत, वो मतलब वहाँ से रिलेट मत करो, सिंपल सिंपल सी बात ऐसी ध्यान रखो कि सिंगल, क्योंकि सिंगल स्टेप की बात चलेगी ना, कि सिंगल स्टेप एक ही कदम हम अगर रखें और बहुत सारा लंबी सी दूरी तय कर लें एक ही कदम में, तो ऐसे ध्यान रखें कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसकी बात किसने की थी? ह्यूगो डिब्रीज ने, ठीक है। तो डार्विन से संबंधित 3 बातें ध्यान रखना कि जो वेरिएशन होते हैं स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और क्या ऐसे होते हैं? धीमे धीमे होते हैं, ठीक, क्योंकि कोई चीज़ डायरेक्शनल होगी तो वो धीमे धीमे ही चलेगी, रो में एकदम चल रही है, और एक जो रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ह्यूगो डिब्रीज के अकॉर्डिंग क्या थे? स्मॉल की जगह बिग थे, डायरेक्शनल की जगह रैंडम नॉन डायरेक्शनल थे, ऐसे कुछ भी, भीड़ भाड़ में भागदौड़ में भाग रहे हैं, बस भगदड़ मच गई। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही कदम मार रहे हैं बहुत, और लंबी छलांग लगा रहे हैं, बस ये सब था ह्यूगो डिब्रीज के अकॉर्डिंग, बात खत्म। मतलब ह्यूगो डिब्रीज के अकॉर्डिंग मान लेना कि एकदम भीड़ भाड़ वाली कंडीशन, सब मार्केट वाली, और डार्विन के अकॉर्डिंग एकदम सब ऑर्डर में चल रहा है, लाइन में लग रहे हैं एकदम से अच्छे से, डायरेक्शनल है, स्मॉल है, छोटे छोटे और धीमे धीमे हो रहे हैं। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो लेटर, तो पॉपुलेशन स्टडी में जब बाद में स्टडी की गई पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, तो लेटर बाद में ब्राउट आउट सम क्लियरिटी, तो इसके बाद में थोड़ी क्लियरिटी कम मिली जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बाद में स्टडी किया गया, तो इस बात के बारे में सही से क्लियरिटी मिली कि भाई ये क्या बात वास्तव में सही है, ठीक है। 20वीं सेंचुरी का पहला दशक मैंने बता ही दिया था कि इसका मतलब क्या, 1900 से 1910, क्यों 20वीं सेंचुरी का क्या मतलब होता है? उससे 100 साल पहले की स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब 1900 से 2000 तक की क्या कहलाएगी? 20वीं सेंचुरी। जैसे ये क्या चल रही है? 21वीं शताब्दी, 21 सेंचुरी चल रही है ना, 21st सेंचुरी, ठीक। तो 20वीं शताब्दी का फर्स्ट डिकेड क्या हो गया? 1900 से 1910 के बीच, ठीक। तो बाकी जो है, बाकी जो चलो ये इतना हो गया, ठीक है। बाकी जो है अगली वीडियो में देखते हैं, यहाँ से कल मतलब अगले वीडियो में देखेंगे हार्डी बीनबर्ग का प्रिंसिपल, हम डिटेल में समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।